So we are discussing Newton's laws of motion and its application. तो कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. चलो विदिन 5 मिनट हम लोग पहले रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है. तो कल हमने डिस्कस किया था इनर्शिया. व्हाट इज इनर्शिया? टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एंड मास इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. इसका मतलब क्या है? ग्रेटर द मास ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया. मतलब किसी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया उतनी ही ज़्यादा होगी. इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब उस बॉडी के अंदर अपने स्टेट को मेंटेन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी. क्लियर? फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ. व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ? अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, अ बॉडी मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. क्लियर? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया लॉ. ठीक है. न्यूटन सेकेंड लॉ हमने डिस्कस किया था कि अगर हम किसी बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बॉडी का स्टेट चेंज हो जाएगा. और स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या पैरामीटर यूज़ करते हैं हम लोग? मोमेंटम. सो अभी से जब भी हम किसी बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा. और रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. यही क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ. So what is Newton second law? Rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force. अब जानते हो कि मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल टू एम इंटू वी. जब ये रख देंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा सिंपली? अब देखो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था F इक्वल टू क्या? dP बाई dt. अब P के स्थान पे हम रख दें m इंटू वी. अब अगर हम मास कांस्टेंट ले लें तो मास बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा dV बाई dt. एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो F इक्वल टू m इंटू ए. इसका मीनिंग क्या था? कि नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन. दिस इज सिंपली न्यूटन सेकेंड लॉ वी कैन से. ठीक है. ये एक तरह से न्यूटन सेकेंड लॉ का रिजल्ट है एक तरह से. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रोसीजर टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने के क्या स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स फॉलो करते हैं. तो हम लोग डिस्कस किए थे. स्टेप 1 क्या था? डिफाइन सिस्टम. इस पार्ट में हम क्या करते हैं? जिस बॉडी की बात करनी है उसको हम सिस्टम मान लेते हैं. स्टेप 2 क्या था? ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. मतलब जिसको सिस्टम मानेंगे उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देंगे. फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब हो गया बॉडी को फ्री करेंगे और जितने फोर्स लग रहे हैं उसको अप्लाई कर देंगे और लोकेट कर देंगे. स्टेप 3 क्या था? चूज म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. मतलब हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस चूज करेंगे. अच्छा, उसमें खासियत यह है कि वन एक्सिस मस्ट बी चूजन अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. जिधर बॉडी मूव करने के लिए फ्री है उधर एक एक्सिस चूज करेंगे, दूसरा एक्सिस उसके परपेंडिकुलर. अब सभी फोर्सेस को एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे और अल्टीमेटली F इक्वल टू ma अप्लाई कर देंगे अलॉन्ग एक्सिस. समझ आया लॉजिक? चलो उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. Let us consider a block of mass 4 kg kept on a smooth surface. ठीक है. And a force is applied like this way at 53 डिग्री. और आप जानते हो 1053 की वैल्यू क्या होती है? अगर मालूम है अच्छी बात, नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ. 1053 इज 4/3. जहाँ ज़रूरत हो यूज़ कर लेना. ठीक है. ये ऐसा सिचुएशन हो गया. मतलब क्या किया इसका? अगर हम सिचुएशन की बात करें, इसको मैं रियल लाइफ एग्जांपल से कोरिलेट करूँ तो ऐसे मान लो कि एक प्लेटफॉर्म है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एक बॉक्स रखा हुआ है और कोई ऐसे पुश कर रहा है. ठीक है. कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? 20 न्यूटन. 20 न्यूटन फोर्स ऐसे पुश कर रहा है. ठीक है. अब मैं यहाँ आपसे पूछने वाला हूँ, इन द गिवन सिचुएशन फाइंड फर्स्ट नॉर्मल फोर्स बाय सरफेस ऑन ब्लॉक. सेकेंड पार्ट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक.
समझ लो फिर से एक बार, क्वेश्चन क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, इस पर 4 kg ब्लॉक रखा हुआ है और एक फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पर, और मैंने पूछा आपसे नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस ऑन द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा। और चलो सिंप्लिसिटी के लिए, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए भी हम जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब जो कैसे टैकल करेंगे, तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को कल ही कि सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप 1 क्या है, डिफाइन सिस्टम। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसी 4 kg ब्लॉक को सिस्टम मान लेंगे, ठीक है। तो चलो अगर हम 4 kg का सिस्टम मान लें, 4 kg को, ये हो गया 4 kg ब्लॉक। अब स्टेप 2 क्या है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। नाम से क्लियर है, फ्री बॉडी डायग्राम, तो बॉडी को फ्री करो और उस पर जितने फोर्सेस हैं लोकेट कर दो। तो चलो देखते हैं फोर्स कितने लगेंगे इस पर। एक तो आप जानते हो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको हम वेट बोलते हैं, वो अप्लाई होगा कितना, 4G। यहाँ एक सरफेस एक दूसरे पर फोर्स ऐसे अप्लाई करेंगे। चलो मान लेते हैं इसने कितना अप्लाई कर दिया, N0। यह N0 फोर्स इसने किसने अप्लाई किया, इस सरफेस के ऊपर। इसके अलावा इधर की अगर हम बात करें, एक फोर्स ऐसे अप्लाई है, कितना 20 न्यूटन, कितने एंगल पे, हाँ 53 डिग्री। तो दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। कितने फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3, 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ये हो गया स्टेप 2। अब क्या करोगे, स्टेप 2 के बाद क्या करना है, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 क्या है, चूज म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। मतलब हमें अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस यूज़ करना है। अच्छा ध्यान दो, एक्सिस यूज़ करते हुए खास बात रखना है कि एक एक्सिस हमेशा उस तरफ चूज़ करना, उस एक्सिस के लॉन्ग या उस डायरेक्शन में जिधर एक्सेलरेशन होना है। तो सिंस ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करने के लिए फ्री है, इसका मतलब वन एक्सिस मस्ट बी चूज अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, अदर एक्सिस अलॉन्ग वर्टिकल। समझा। तो हमने एक्सिस कैसे चूज कर लिया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब सभी फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजॉल्व करेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों फोर्स तो पहले से ही वर्टिकल हैं, इनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बस यही रिजॉल्व करना है। तो सिंस अभी आप क्लास 11th में हो सकता है आपने वेक्टर ना पढ़ा हो आपने, तो आपको कल मैंने बताया था कि अगर कोई वेक्टर ऐसे है, से वेक्टर ए, और इसका ये मान लो किसी एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका इधर कंपोनेंट होता है ए कॉस थीटा, इधर होता है ए साइन थीटा। अगर नहीं जानते तो अभी फिलहाल ऐसा मान लो कि ऐसा होता है, ठीक है। जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कैसे होता है। तो देखो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम फिर से समझाऊँ आपको ऐसे, ये हो गया रिजॉल्व करने के बाद, ये हो गया 4G, इधर हो गया N0। अब ध्यान दो इस 20 का एक कॉम्पोनेंट इधर होगा 20 cos 53, और दूसरा कंपोनेंट ऐसे होगा जो प्रेस करेगा इसको 20 sin 53। मतलब जो ये फोर्स ऐसे अप्लाई किया, मतलब हम किसी बॉडी जब ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं, ऐसे पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल। एक पोर्शन इसको आगे बढ़ाना चाहेगा और दूसरा पोर्शन क्या कर रहा है, इसको प्रेस करना चाह रहा है। अब अगर हम बात करें लॉन्ग वर्टिकल, तो आपको मालूम है लॉन्ग वर्टिकल कोई एक्सेलरेशन नहीं करेगा, कोई जंपिंग नहीं कर रहा है, तो लॉन्ग वर्टिकल नेट फोर्स क्या होगा, 0। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अपवर्ड फोर्स बैलेंस करेगा इन दोनों डाउनवर्ड को। तो M0 इक्वल टू 20 sin 53 प्लस 4G साइन। अब साइन 53 क्या होगा, तो देखो 1053 बताया था हमने, तो आपको मालूम है कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 5। समझ आया सबको। तो बताओ जरा यहाँ साइन 53 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो 20 इंटू 4/5। अब जी को हमने पहले ही बोल दिया भाई 10 लेना आपको, तो ये हो जाएगा 40। ये कितना हो गया 16 न्यूटन और प्लस 40। सो N0 कम्स आउट टू बी 56 न्यूटन। तो देखो जो हमने आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा था, क्या पूछा था,
नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाई सरफेस ऑन द ब्लॉक कितना आ गया 56। अच्छा, कुछ लोग आप रटते हो कि भाई N इक्वल टू mg, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल फोर्स हमेशा mg के इक्वल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो आप देख सकते हो यहाँ N0 क्या mg से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर 20 का एक कंपोनेंट इसको प्रेस कर रहा है, इसीलिए नॉर्मल फोर्स क्या हो गया, mg से ज़्यादा हो गया। अब जरा बताओ अलोंग हॉरिजॉन्टल, अगर मैं बात, ये तो अलोंग वर्टिकल था, अलोंग हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स कितना है, यही है ना 20 cos 53। यही क्या करेगा, इसको एक्सलेट करेगा। चलो मान लेते हैं एक्सप्रेशन ए, और आप जानते हो F इक्वल टू ma, इसका मीनिंग है कि नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ अलोंग हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स 20 cos 53 इक्वल टू मास 4 इंटू ए। अब जब बताओ इस ट्रायंगल से देख के बताओ cos 53 क्या होगा, 3/5, 20 3/5 इक्वल टू 4a, क्या आ गया यहाँ 12 इक्वल टू 4a। a कम्स आउट टू बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ से क्या आ गया, एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे सेकेंड पार्ट। फिर समझ लो, पहले क्वेश्चन समझ लो और उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करना है ये सीखो, ठीक है। तो देखो हमने क्या दिया है, 4 kg ब्लॉक को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है जो कि स्मूथ है, और इस पे एक कोई एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट का मीनिंग यहाँ पर है कि कोई पर्सन हो सकता है या कोई क्रेन हो सकता है, कोई मशीन हो सकता है जो उसको पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। कितने फोर्स से, 20 न्यूटन से, कितने एंगल पे, 53। और हमें बताना है कि नॉर्मल यह सरफेस कितना नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा ब्लॉक पे, दूसरा इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हमने सिंपली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर दिया, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हमने अप्लाई करने का प्रोसीजर बताया था कल लास्ट लेक्चर में। सो प्रोसीजर क्या है, स्टेप 1 डिफाइन सिस्टम, दूसरा क्या है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, तीसरा क्या है चूज म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एंड फिर उसके बाद क्या बताया हमने कि सभी फोर्सेस को एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करो, और अल्टीमेटली F इक्वल टू ma अलॉन्ग चूजन एक्सिस अप्लाई कर दो। तो हमने सबसे पहले 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। 4g इसका वेट, इस सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई किया वैसे N0, और इधर 20 न्यूटन। अब सिंस ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग मूव करने के लिए फ्री है या एक्सेलरेट करने के लिए फ्री है, सो हमने वन एक्सिस हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग चूज कर लिया, दूसरा एक्सिस वर्टिकल के लॉन्ग, ठीक है। और सभी फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लॉन्ग रिजॉल्व कर दिया। लकीली हम देख रहे हैं कि 4g और N0 वर्टिकल में ही है, कोई रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 20 न्यूटन यह क्या है, ना तो हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, इसलिए हमने इसको रिजॉल्व किया। कैसे, 20 cos 30, फिर 20 cos 53, 20 sin 53। अब उसके बाद वर्टिकली कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है, इसका मतलब अराउंड वर्टिकल नेट फोर्स 0 होगा, मीन्स अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड। अपवर्ड कितने हैं, केवल N0, और डाउनवर्ड यह है वेट, ये जो फोर्स लगा है उसका एक कंपोनेंट। इन दोनों को यह बैलेंस कर लेगा, रख दिया वैल्यू। अराउंड हॉरिजॉन्टल यही अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ये ऐसे मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है जो कंप्लीटली स्मूथ है, और एक ब्लॉक को हमने यहां से एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसको हमने रिलीज कर दिया।
एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमने रिलीज कर दिया एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो सिंपली मैं पूछने वाला हूँ, चलो मान लेते हैं यह वैल्यू कितना है यहाँ से, यह मान लेते डी है, क्या है यह डी। अब हमें सिंपली तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, हमने ब्लॉक रिलीज कर दिया। अब मैं पूछने वाला हूँ आपसे, फाइंड फर्स्ट पार्ट नॉर्मल फोर्स applied by inclined plane on the block. Second part, acceleration of block. And third part, कितने देर में ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, टाइम taken by block to reach the bottom। और भी पूछ सकता हूँ कि जब ये ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा बॉटम पे तो इसकी स्पीड कितनी होगी, ये भी चलो एक्सप्लोर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब हम धीरे धीरे जा रहे हैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मतलब हो गया कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट मतलब एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज होंगे। जैसे यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कॉन्सेप्ट यूज होगा और दूसरा काइनेमेटिक्स का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ग्रेजुअली हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो स्टेप 1 क्या है बताओ, अगर आपको याद हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करने के लिए हमने स्टेप बताया था। तो स्टेप 1 क्या है, डिफाइन सिस्टम। तो ऑब्वियस बात है कि इसी ब्लॉक को हमें सिस्टम मानना पड़ेगा, ये हो गया सिस्टम। स्टेप 2 क्या है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब इसी बॉडी में जितने फोर्स लग रहे लगाओ इसको। एक तो इसका वेट होगा mg डाउनवर्ड, और दूसरा क्या होगा, यह प्लेन स्मूथ है तो ये स्मूथ प्लेन ऐसे नॉर्मल फोर्स लगाएगा इस पर, n, ठीक है। और कोई फोर्स यहाँ पर है नहीं। मतलब कितने, एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी और दूसरा कॉन्टेक्ट के कारण एक फोर्स लग गया कॉन्टेक्ट, जिसको बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कितने फोर्स लग रहे हैं बताओ, 2, ठीक है। अब स्टेप 2 तो हमने क्लियर कर लिया। स्टेप 1 क्या था, डिफाइन सिस्टम, तो हमने इसको सिस्टम मान लिया और डिफाइन कर लिया। स्टेप 2 क्या था, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ कर लिया फ्री बॉडी डायग्राम। अब स्टेप 3 क्या है, चूज म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अब हमें एक्सिस चूज करना जो परपेंडिकुलर हो। अच्छा, इसमें खासियत यह है कि वन एक्सिस मस्ट बी चूजन अलोंग एक्सेलरेशन। तो आप देख सकते हैं ब्लॉक बताओ किधर एक्सेलरेट होगा या ये ब्लॉक किधर मूव करेगा। तो देखो कॉमन सेंस अप्लाई करो, जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये इस प्लेन के अलोंग नीचे भागेगा, ऐसे नीचे करेगा। इसका मतलब यह ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे मूव करेगा। तो इसका मतलब एक एक्सिस ऐसे चूज करेंगे, दूसरा एक्सिस इसके परपेंडिकुलर। अब क्या करेंगे, जितने फोर्सेस हैं सबको एक्सिस के अलोंग और परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब एक्सिस के अलोंग ही है, यही नहीं है, ना तो यह प्लेन के अलोंग है ना ही परपेंडिकुलर है। तो इसी को हम रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे, देखो अगर हम इसको सीधे नीचे ले आए तो ये थीटा है, तो ये क्या होगा 90 डिग्री। तो यह कितना एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब अगर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं ऐसे, देखो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा थीटा। अब n का इधर कंपोनेंट n cos थीटा और इधर कंपोनेंट क्या होगा बताओ n sin थीटा। तो लास्ट स्टेप चल रहा है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई सभी फोर्सेस को एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर लो। अब उसके बाद सभी एक्सिस के अलोंग F इक्वल टू ma अप्लाई करेंगे। देखो क्या इस प्लेन के अलोंग कोई मोशन है इसका, नहीं। इसका मतलब प्लेन के अलोंग नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 मतलब n बैलेंस करेगा, सॉरी ये mg cos थीटा है, तो n बैलेंस करेगा mg cos थीटा को।
तो along normal to the plane, along normal to plane क्या होगा, अपवर्ड फोर्स वुड बी इक्वल टू ऑफ द प्लेन, प्लेन के नॉर्मल दिस साइड एंड दैट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, एन बैलेंस कर लेगा एम जी कॉस थीटा को। एक तरह से जो हमने फर्स्ट पार्ट पूछा था आपसे, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक, क्या आ गया, एम जी कॉस थीटा। अब सर बताओ मुझे, प्लेन के अलॉन्ग यही फोर्स है जो इसको क्या करेगा, प्लेन के अलॉन्ग ये फोर्स क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट करेगा, मतलब वेट का जो इधर कंपोनेंट है वही इसको पुल करेगा, खींचेगा अपनी तरफ और इसको एक्सेलरेट कराएगा। तो अलॉन्ग प्लेन, यहाँ अलॉन्ग प्लेन का मतलब डाउन द प्लेन है, क्या है, डाउन द प्लेन। कितना फोर्स है, F, आप जानते हो F इक्वल टू एम इंटू ए। अब बताओ कितना फोर्स है इधर, एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। यहाँ फिर अब ए क्या आ गया, जी साइन थीटा। इसका मतलब है मालूम हो गया इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, डाउन द प्लेन होगा, कितना होगा, जी साइन थीटा। सेकेंड पार्ट डन। थर्ड पार्ट क्या पूछना है हमें, देखो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, सेकेंड पार्ट के लिए हमने यह कर लिया। नाउ वी आर गोइंग फॉर थर्ड पार्ट। क्या पूछा है कि ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ कितने देर में आएगा। तो देखो जैसे हम ब्लॉक को यहाँ रिलीज करेंगे ये एक्सेलरेट होगा, और ये पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन, तो ब्लॉक का मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड स्ट्रेट लाइन मोशन। और आप जानते हो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड स्ट्रेट लाइन मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वैलिड होता है। क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली डाउन द प्लेन या अलोंग प्लेन, अलोंग प्लेन, बताओ ये ब्लॉक रिलीज है ना, यू टी इक्वल 0 पे, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा डिस्प्लेसमेंट डी, क्या पूछ रहे हैं, टी पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या बता सकते कौन सा क्वेश्चन, कौन से इक्वेशन इनको कनेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनको कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली u क्या है, 0, s कितना हो गया, d u 0 हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, t कितना आ गया, √2d अपॉन g साइन थीटा। इस तरह हम क्या करेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। चलो तो देखो, बल्कि हम चाहें तो इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब इनडायरेक्टली हमारा आज थीम इस क्वेश्चन के थ्रू क्या है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। इज दैट क्लियर। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ आने में टाइम तो निकाल लिया हमने, यहाँ पहुँचने में स्पीड कितना होगा, तो देखो u मालूम है, a मालूम है, s मालूम है, v निकालना है, तो क्या करोगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आराम से हम स्पीड यहाँ कितना होगा निकाल सकते हैं। क्लियर। चलो अब इसमें कुछ ऐड ऑन करते हैं हम लोग। अब हम जा रहे हैं फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग, दैट इज नोन एज टेंशन। टॉपिक का नाम क्या है, टेंशन इन अ लाइट स्ट्रिंग। लाइट मतलब हल्का, बिल्कुल मासलेस, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग, ठीक है, या थिन वायर। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है, टेंशन इन अ लाइट स्ट्रिंग।
तो आप जानते हो कि अगर हमें किसी बॉडी फोर्स अप्लाई करना है तो हमें कुछ ना कुछ मीन्स है, वी नीड सम मीन्स टू अप्लाई फोर्स, ठीक है। जैसे अगर हमें फोर्स अप्लाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके, किसी स्ट्रिंग से उसको अटैच करके उसको पुल कर सकते हैं। तो जब हम स्ट्रिंग से अटैच करके पुल करेंगे, मतलब जब स्ट्रिंग किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई करेगा तो उस फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन। सो व्हाट इज टेंशन? फोर्स अप्लाइड बाय अ स्ट्रिंग, सिंपल नेम। अगर जैसे देखो हम पाम से, अगर किसी कोई पर्सन उसमें हम पाम से फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्लैपिंग, थप्पड़। तो जैसे थप्पड़ का नाम आएगा आप समझ जाओगे कि फोर्स किससे अप्लाई किया है, पाम से। मतलब मीन्स टू अप्लाई फोर्स क्या है, पाम। तो उस बेसिस पे उस फोर्स का नाम रख दिया हमने थप्पड़। तो जैसे अब किसी पर्सन थप्पड़ लगेगा तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ ये नहीं बोल सकते कि यार गन से थप्पड़ मार दिया या स्टिक से थप्पड़ मार दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियस बात है कि हम थप्पड़ या स्लैपिंग की बात कर रहे हैं, तो मीन्स टू अप्लाई फोर्स क्या होगा, पाम। इसी तरह सिमिलरली अगर हम किसी बॉडी को स्ट्रिंग से, रस्सी से, स्ट्रिंग से, रोप से अटैच करके पुल करें, खींचे, तो जो स्ट्रिंग फोर्स अप्लाई करेगा बॉडी पे उसको हम बोलते हैं टेंशन। सो व्हाट इज टेंशन? फोर्स अप्लाइड बाय अ स्ट्रिंग, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूं, चलो मान लो एक वॉल या फिक्स सपोर्ट है या फिक्स वॉल मान लो है, ये स्ट्रिंग से अटैच कर दिया ऐसे, और यहाँ मान लो एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, हाथ से पकड़ के ऐसे खींच रहा है इसको। चलो मान लो इसने इसको पुल कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहा होगा, इसको पुल कर रहा होगा, खींच रहा होगा। तो ये स्ट्रिंग इस पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंशन। और यही स्ट्रिंग इस पर्सन पे भी फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे, ठीक है। तो जब भी स्ट्रिंग किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंशन, ठीक है। अब जैसे मैं वॉल की बात करूं, वॉल के लिए क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो वॉल के लिए स्ट्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगा, और इस पर्सन के लिए ये ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यही स्ट्रिंग इस पे फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा है, इस पे इधर। टेंशन का मतलब क्या हो गया, इस स्ट्रिंग में टेंशन इस फिक्स वॉल के लिए अवे हो गया, इसके लिए इधर हो गया। इसका मीनिंग ये हो गया कि टेंशन या जो स्ट्रिंग फोर्स अप्लाई करेगा वो हमेशा क्या करता है, पुल करता है बॉडी को। मतलब जिस बॉडी की स्प्रिंग बात करेंगे उससे अवे की तरफ, उसके बाहर दूर की तरफ होगा। क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी स्ट्रिंग से बॉडी को हम पुश नहीं कर सकते। क्या ऐसा पॉसिबल है, समझो जरा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बॉडी हमने ऐसे रख दिया, ये स्ट्रिंग है, क्या स्ट्रिंग से हम ऐसे, ध्यान समझना, क्या इस स्ट्रिंग से हम ऐसे पुश कर सकते हैं क्या इस ब्लॉक को? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे पुश करोगे क्या होगा, ये स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि टेंशन जो स्ट्रिंग होगा वो बॉडी के रिस्पेक्ट में अवे होगा, मतलब जो उसको खींचने का काम करेगा। तो यहाँ से आपको आइडिया लगा होगा क्या टेंशन इन लाइट स्ट्रिंग का मतलब हो गया कि टेंशन मतलब फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग, जिसका नेचर क्या होगा, पुल करने का होगा, ठीक है। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए ओनली। अच्छा, एक और खास बात जान लो कि अगर कोई लाइट स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक पॉइंट लिख के यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसे हम चाहें तो शो भी कर सकते हैं, टेंशन इन अ लाइट स्ट्रिंग इज सेम एवरीवेयर। चलो अब इसी पे बेस में कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, सिचुएशन ले रहा हूँ समझाने के लिए ओनली। ये मान लो 3 kg का ब्लॉक है एंड दिस इज 2 kg ब्लॉक कनेक्टेड विथ है लाइट स्ट्रिंग, ठीक है, और ये स्मूथ सरफेस है। अब इस पे हमने इधर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया। मतलब ऐसे मान लो कि 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हुए हैं और इस पे 10 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो गया जो इसको पुल कर रहा है। तो अब यहाँ पर मैं क्या क्या पूछ सकता हूँ आपसे,
न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हुए। एक तो पूछ सकता हूँ फाइंड फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, सेकेंड पार्ट टेंशन in the light अच्छा, रिगार्डिंग स्ट्रिंग एक पॉइंट और नोट कर लो आप लोग, या जान लो कि इन जनरल जब हम स्ट्रिंग की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा आइडियल स्ट्रिंग, और आइडियल स्ट्रिंग का मीनिंग क्या होगा? लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल। तो देखो लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मीनिंग क्या हो गया? लाइट मतलब हल्का मासलेस, इनएक्सटेंसिबल एक्सटेंसिबल मतलब जिसमें एक्सटेंशन हो सके, इनएक्सटेंसिबल मतलब जिसमें एक्सटेंशन ना हो। तो जब भी हम आगे स्ट्रिंग की बात करेंगे अंडरस्टूड होगा कि आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल मतलब लाइट स्ट्रिंग होगा और इनएक्सटेंसिबल जिसमें एक्सटेंशन अलाउड नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया। अब अगर मान लो हमें यही सिचुएशन टैकल करना हो तो क्या करेंगे? तो सिंपल फंडा, आप देख पा रहे हैं कि दोनों ब्लॉक अगर स्ट्रिंग में एक्सटेंशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक एक साथ जाएंगे। जब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम। चलो मान लो एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम। कितना? ये मान लो, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो जब ये ब्लॉक, इस ब्लॉक पे ये फोर्स अप्लाई हुआ, ये ब्लॉक आगे जाना चाहेगा, जब आगे जा रहा होगा तो इसको क्या करेगा? आगे ले जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में एक ऐसे फोर्स डेवलप होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? टेंशन। मतलब ये स्ट्रिंग इसको पुल करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, चल मेरे संग चल। मतलब ये ब्लॉक दोनों साथ जाना चाहेंगे, ये स्ट्रिंग इसको ले जाना चाहेगा आगे की तरफ, और यही स्ट्रिंग में टेंशन इसके लिए क्या होगा? बैकवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? स्टेप 1 डिफाइन सिस्टम। तो हमने क्या किया? 3 kg ब्लॉक को एक सिस्टम मान लिया, और दूसरा 2 kg ब्लॉक को एक सिस्टम मान लिया, ठीक है। अब अगर हम 3 kg की बात करें तो ऑब्वियसली इसका वेट क्या होगा? डाउनवर्ड। इस फ्लोर ने इस पे ऊपर फोर्स लगाया हुआ जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, चलो बोल देते हैं N1। इसके अलावा यह स्ट्रिंग इसको क्या कर रहा हो? देखो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा, यह स्ट्रिंग इस पर फोर्स किधर लगाएगा, तो जब बताओ मुझे क्या यह स्ट्रिंग ऐसे फोर्स लगा सकता है इस पर? नो, क्योंकि ऐसे जो फोर्स अप्लाई होगा तो यह स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। समझे लॉजिक? तो इसका मतलब स्ट्रिंग कभी किसी बॉडी को पुश नहीं कर सकता, धक्का नहीं दे सकता। क्या करेगा? खींचेगा। तो खींचने के लिए यह किधर फोर्स लगाएगा? इस पर, इधर। अब आते हैं यहाँ की बात करते हैं। यहाँ भी क्या होगा? ऐसे होगा, ठीक है। इसका वेट कितना होगा? 2g डाउनवर्ड। इस पे ये सरफेस अपवर्ड फोर्स लगाया हुआ, चलो N2, और इधर तो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है ही। इसका भी एक्सेलरेशन A है, इसका भी एक्सेलरेशन हमने मान लिया A, ठीक है। अब ध्यान समझना, इसकी बात करें अगर हम लोग, देखो वर्टिकल कोई मोशन है नहीं, तो अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड, तो N1 बैलेंस कर लेगा 3g को, मतलब N1 इक्वल टू 3g होगा। लेकिन इस P को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स इधर होगा, कितना होगा? T। वही किसके इक्वल होगा? M इंटू ए, तो T इक्वल टू 3a, ठीक है। एंड इसकी बात करते हैं, इस पे अपवर्ड फोर्स N2 और डाउनवर्ड फोर्स 2g एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। हाँ, ये किधर एक्सेलरेट? इधर है, इसका नेट फोर्स इधर होगा। तो यह बताओ नेट फोर्स इधर होने के लिए किसको ज़्यादा होना पड़ेगा? 10 को या T को? तो ऑब्वियस बात है 10 को इससे ज़्यादा होना पड़ेगा। तो बताओ इधर नेट फोर्स कितना होगा? 10 माइनस T, यही किसके इक्वल होगा? 2 इंटू ए। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इसको मार्क कर दो, इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दो। अब दो इक्वेशन दो अननोन आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है,
अब देखो इक्वेशन 1 और 2, टी की वैल्यू यहाँ रख दो, टी इज इक्वल टू 3a इन इक्वेशन 2. व्हाट वी सी हियर 10 माइनस टी कितना है 3a इक्वल टू 2a. सो इधर ले आओ इसको 5a इक्वल टू 10. a कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलो अब a की वैल्यू यहाँ रख दो, तो t कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 न्यूटन. सो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज 6 न्यूटन. इस तरह हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना, एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना. चलो थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लोर करते हैं. तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग. तो टेंशन इन स्ट्रिंग के कुछ और एप्लीकेशन में डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ और एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को फील कर पाओ कि स्ट्रिंग में टेंशन कैसे निकालते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है. चलो एक मान लो रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूँ. एक मान लो ये हॉरिजॉन्टल वॉल है, ठीक है, और ये एक मान लो कोई सीलिंग है, छत है मान लो, और एक ब्लॉक हमने यहाँ ब्लॉक मान लो कोई पर्सन मान लो ऐसे 5 kg का है, इसको हमने इससे हॉरिजॉन्टली एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, दूसरा वर्टिकली कनेक्ट कर दिया. मतलब एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग जो कि वर्टिकल से कुछ एंगल बना रहा है. चलो मान लेते हैं ये वर्टिकल से 37 डिग्री बना रहा है. कितना 37. और आप जानते हो 1037 की वैल्यू, अगर जानते हो अच्छी बात, नहीं बात है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन. 37 क्या 1037 3/4 होता है, ठीक है. और यहाँ आपको जी लेना है 10 मीटर पर क्वेश्चन. आप जी की वैल्यू 9.8 होता है, बट मैं यहाँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए ओनली बोल रहा हूँ टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. तो जब जी की वैल्यू 10 मेंशन होगा तो आप 10 लेना, अदरवाइज 9.8. और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रेस्ट में है ब्लॉक. तो मैं पूछने वाला हूँ फाइंड इस केस में फर्स्ट फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स. अच्छा अंडरस्टूड है यहाँ पर कि दोनों स्ट्रिंग आइडियल है. आइडियल का मतलब क्या हो गया कि दोनों स्ट्रिंग लाइट होंगे, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, मतलब एक्सटेंशन अलाउड नहीं है, मासलेस होंगे. तो आपको बताना है फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग. अंडरस्टूड है कि ब्लॉक का स्टेटस क्या है, रेस्ट में है, मतलब लगातार रेस्ट में बना हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम में है. तो आपको बताना है इसमें टेंशन क्या होगा, इसमें टेंशन क्या होगा. टेंशन मतलब वही हो गया कि फोर्स अप्लाइड बाई दिस स्ट्रिंग ऑन 5 kg, फोर्स अप्लाइड बाई दिस स्ट्रिंग ऑन 5 kg, ठीक है. कैसे अप्रोच करोगे समझो. अगेन 5 kg क्या है, ये सिस्टम है, इसका वेट लिखो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो. इसका वेट क्या होगा 5g डाउनवर्ड. अब देखो जो ये स्ट्रिंग है इसको क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा, खींच रहा होगा ऐसे, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये नीचे जाता. तो ये स्ट्रिंग इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इधर, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं टेंशन. और टेंशन को किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं, कैपिटल टी. चलो मान लेते हैं ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये सेकेंड स्ट्रिंग. इस स्ट्रिंग मान लेते हैं टेंशन T1, और ये स्ट्रिंग क्या कर रहा होगा, इसको ऐसे खींच रहा होगा, ऐसे फोर्स लगाया होगा. चलो इसको हमने बोल दिया T2. क्या बोल दिया T2, ठीक है. तो स्टेप 1 हो गया डिफाइन सिस्टम. तो हमने ब्लॉक सिस्टम मान लिया, ऐसे मान लिया.
5 kg, वेट 5g, इधर क्या हो गया टेंशन T1, इधर क्या हो गया T2। ठीक है, अब देखो ये 37 है तो ऑफकोर्स यह एंगल भी क्या होगा 37, तो यह एंगल कितना हो गया 37। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पर। स्टेप 1 तो हमें क्लियर हो गया कि डिफाइन सिस्टम, तो हमने 5 kg सिस्टम मान लिया। स्टेप 2 क्या है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब क्या करोगे, अब सिंस ये इक्विलिब्रियम में रेस्ट में है मतलब इस पर नेट फोर्स 0 होगा। अब अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब अलोंग एनी डायरेक्शन नेट फोर्स हैज टू बी 0। लेकिन अगेन वी बिलीव इन सिंप्लिसिटी, मीन्स वी मेक द कैलकुलेशन सिंपल। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फोर्स को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जॉल्व कर लेंगे। तो अब इसे T2 का इधर कंपोनेंट देखो, इधर क्या हो गया 5g, इधर हो गया T1। अब T2 का इधर कंपोनेंट T2 cos 37। बताया था हमने कि अगर कोई वेक्टर कोई फोर्स किसी एक्सिस से 37 थीटा एंगल तो उसका उधर cos और उसके परपेंडिकुलर साइन, T2 sin 37। ठीक है, अब देखो ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना इधर कहीं जा रहा है, इसका मतलब अलोंग वर्टिकल भी नेट फोर्स 0 होगा, अलोंग हॉरिजॉन्टल भी नेट फोर्स 0 होगा। तो अगर मैं बात करूँ अलोंग वर्टिकल, देखो T2 cos 37 5g को बैलेंस करेगा, तो T2 cos 37 इक्वल टू 5g। अब कहोगे सर cos 37 कैसे निकालेंगे, तो देखो tan 37 आपको मालूम है और आप ये भी जानते हो कि tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर या बेस। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दूँ ऐसे, अगर इसको हम 37 ले लें तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो ये बताओ पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो गया 5। अब आराम से cos 37 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, क्या होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो T2 4/5 इक्वल टू 5। और जी हमने पहले बोल दिया कि D10 लेना है आपको, तो ये क्या हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया T2 कितना आ गया 250/4 या 125/2 न्यूटन, या अगर उसको आप चाहते हो डेसिमल में इतना तो 62.5 न्यूटन हो जाएगा। आप चाहो तो आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब T2 मालूम हो गया, अब क्या करेगा हम हॉरिजॉन्टल, क्या होगा देखो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल की अगर हम बात करें तो ये ब्लॉक ना ही इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इसका मतलब T1 इसको बैलेंस कर रहा होगा, तो T1 हैज टू इक्वल टू T2 sin 37। T2 कितना है 125/2 sin 37 इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। sin 37 क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 3/5 75/2 न्यूटन। समझ आया सबको, तो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज 75/2 या 37, ठीक है 0.5 न्यूटन। तो यहाँ पर जो हमने डिस्कशन किया उसका मीनिंग ये हो गया कि इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग ने इस 5 kg ब्लॉक पे किधर और कितना फोर्स अप्लाई किया होगा। तो आंसर क्या आएगा, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग इस ब्लॉक पे दिस साइड टुवर्ड्स लेफ्ट 37/2 या 37.5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया होगा, जबकि ये जो स्ट्रिंग है कितना फोर्स इस पे अप्लाई किया होगा, कितना अप्लाई किया होगा 125/2 न्यूटन या 62.5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, चलो थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लोर करते हैं हम लोग।
चलो इसी स्ट्रिंग का एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। ऐसे मान लो एक लिफ्ट है, लिफ्ट पे एक सिंपल पेंडुलम, इस पेंडुलम में जो मान लो स्ट्रिंग का लेंथ L है, ये पार्टिकल या बॉब है, इसका मास मान लो m है, ठीक है। लिफ्ट के सीलिंग से अटैच्ड है एंड लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड, ठीक है। तो मैं आपसे पूछने वाला हूँ फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो? बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ सो दैट आप कॉन्सेप्ट को फील करके अप्लाई कर पाओ। क्या पूछा हमने? टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, अंडरस्टूड है यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है? लाइट है एंड इनएक्सटेंसिबल है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, कैसे टैकल करोगे? तो अगेन जो सिंपल, अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूँ, सिस्टम मान लूँ, तो सिस्टम ये हो गया, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम टेंशन और इधर क्या होगा mg। और देखोगे आप ये पार्टिकल या लिफ्ट एक साथ जा रहे हैं ऊपर, मतलब दोनों का स्टेटस क्या होगा? सेम। तो अगर इसका स्टेटस एक्सेलरेटेड है तो इसका भी स्टेटस क्या होगा? एक्सेलरेटेड होगा। अब आप जानते हो वर्टिकली एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हम वर्टिकल F = m/a। तो आप देख पा रहे हो कि अब पार्टिकल किधर एक्सेलरेटेड है? अपवर्ड। तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स अपवर्ड होगा। नेट फोर्स अपवर्ड मतलब T - mg = m/a, ठीक है। अब T यहाँ से क्या आ गया? mg + ma। यहाँ से क्या आ गया? m कॉमन ले लो, g +। तो आप देख सकते हो टेंशन क्या होगा? mg + a, ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कशन किया न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, सिंपली टेंशन इन ए स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। तो नेक्स्ट डे विल गो फॉर इट्स एक्सपेंशन, वी कैन से एक्सटेंशन। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग और एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, और डिफरेंट सिचुएशंस में इसको डिस्कस करेंगे, फिर ग्रेजुअली लेवल बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट डे हम डिस्कस करने वाले स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट का उसका ट्रेलर दे देता हूँ मैं आपको, क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे मान लो ये स्ट्रिंग है, छत से लटका हुआ है ऐसे, और मान लो यहाँ पर ऐसे मंकी मान लो, रियल लाइफ एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि वायर मान लो या तार मान लो जो कि बिल्डिंग की छत से लटका हुआ है, और ढेर सारे मंकी आसपास खेल रहे हैं, ठीक है। मंकी का मास मान लो फिक्स है, से 30 kg का मंकी है मान लो, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है, ये वायर है, इसका ब्रेकिंग टेंशन हमें पता हो कि यार ये ब्रेकिंग मान लो टेंशन, ये जो स्ट्रिंग है या वायर है, ये मैक्सिमम 350 या 340 न्यूटन का टेंशन बियर कर सकता है, उससे ज़्यादा होगा तो ये टूट जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग टेंशन, ठीक है। तो वह पता हो तो हम पूछ सकते हैं कि ये मंकी इस स्ट्रिंग पर कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जा सकता है ऊपर, कि ये स्ट्रिंग टूटने ना पाए। दूसरा मान लो हमारे पास ऐसा केस डिस्कस करूँगा कि ये स्ट्रिंग है जिसका मान लो ब्रेकिंग टेंशन 240 न्यूटन है, और हमारे पास जो मंकी है या मंकी वो 30 kg का है। ऑब्वियस बात है, अगर वो इसको पकड़ के लटकेगा तो टूट जाएगा, तो 30 g हो जाएगा ना, mg 300 न्यूटन हो जाएगा, g को 10 ले तो हमें यहाँ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो मंकी होगा 30 kg का, वह मिनिमम कितने एक्सेलरेशन से, पहले मैं पूछूँ कैसे वह इसके अराउंड मूव करे कि ये टूटने ना पाए। तो ऑब्वियस बात है, मैं आपको शो करूँगा कि इस केस में मंकी को डाउनवर्ड एक्सेलरेट होना पड़ेगा, नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा। तो वहाँ मैं पूछूंगा कि मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी क्या होना चाहिए सो दैट ये स्ट्रिंग ब्रेक ना होने पाए। मतलब अब धीरे धीरे हम स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट पे ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे, जहाँ लॉजिक की जरूरत होगी। अभी तो जो हम क्वेश्चन पूछ रहे थे या डिस्कस कर रहे थे वो सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको सब कुछ क्लियर था, लेकिन आगे चल के हम डिस्कस क्या करेंगे, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहाँ पर लॉजिक भी अप्लाई करना होगा। सो आज के लिए बस इतना ही।